Hello students, this is Murli sir, the teacher of New English High School and Junior College. Today I will continue my topic of bookkeeping and accountancy. The name of the topic is Resolution of Partnership Firm. In the last lecture we studied the first sum. In that we studied the journal entries and the ledger account. And in this sum we shall see what is asked in the sum. I read the sum. Riddhi and Siddhi are sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The following is their balance sheet as on 31st March 2019. Balance sheet is given, and on the asset side, the assets are building 60,000, furniture 24,000, machinery 20,000, debtors inner column 17,600 less RDD 1,600, net debtor 16,000, stock 40,000, investment 8,000, interest receivable 2,000, and bank 20,000. Means there are so many assets in this sum. On the liability side, capitals of partners are Riddhi 80,000, Siddhi 60,000, reserve fund 16,000, Siddhi's loan account 4,000 and creditors 30,000. तो इस सब में एक दो पॉइंट न्यू है. सबसे पहले तो पार्टनर्स का लोन दिया है. सिद्धि इज द पार्टनर, तो सिद्धि का लोन दिया है. तो अगर सम में पार्टनर का लोन अकाउंट होगा लायबिलिटी साइड, तो वो लोन अकाउंट भी ड्रॉ करना होगा. तो इंस्टेड ऑफ 3 accounts we shall prepare the 4 account in this solution. First account will be same, realization account. Second, partners capital account. Third, बैंक अकाउंट. क्योंकि लास्ट में एसेट्स में उनको बैंक दिया है, बैंक का मतलब है बैंक बैलेंस. सब में कभी कभी कैश देगा, कैश बैलेंस, कभी कभी देगा बैंक बैलेंस. अगर कैश बैलेंस देगा या सिर्फ कैश देगा तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक देगा तो हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे. हमने सम नंबर 1 में किया था, वहां पर कैश दिया था तो हमने कैश अकाउंट ओपन किया था. तो हमारा थर्ड अकाउंट होगा बैंक अकाउंट. फोर्थ अकाउंट विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी सिद्धीज लोन अकाउंट. तो 4 अकाउंट बनेंगे. तो सबसे पहले देखिए ये 4 अकाउंट. ऑन द फर्स्ट पेज we shall prepare realization account on the full page. फुल पेज पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट. सॉल्यूशन में सेकंड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें 2 पार्टनर्स हैं रिद्धि और सिद्धि. थर्ड अकाउंट इज बैंक अकाउंट एंड लास्ट अकाउंट इज सिद्धि लोन अकाउंट. तो अब देखते हैं सम में एक ये न्यू पॉइंट है कि हमें यहाँ पर सिद्धि लोन दिया यानी पार्टनर का लोन दिया, ये ओपन करना पड़ा. और यहाँ पर और एक न्यू पॉइंट है, डेटर्स हमें ग्रॉस दिए हैं. ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग पेडेस और आरडीडी. तो ग्रॉस डेटर्स आर 17,600, उसके नीचे लेस आरडीडी दिया है 1,600. जब इसी टाइप का सम होगा तो हम आरडीडी क्या करेंगे, हम आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे. यानी ये जो आरडीडी है ये रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा 1,600, और डेटर्स का जो अमाउंट है इनर कॉलम का यानी ग्रॉस डेटर्स 17,600 हम एसेट्स में लिखने वाले हैं, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने वाले हैं. इस 16,000 का नो इफेक्ट, क्योंकि हम दोनों दे रहे हैं. डेबिट में हम लिखेंगे रियलाइजेशन के 17,600, क्रेडिट में लिखेंगे 1,600. 16,000 हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने डेबिट में 17,600 लिखा, क्रेडिट में 1,600 भी लिखा, इसका मतलब वो खुद ब खुद अगर नेट देखोगे तो 16,000 ही हो रहे हैं. तो
आरडीडी भी हमें दिखाना होगा। हम डायरेक्टली ये 16,000 डेटर्स नहीं दिखाएंगे, ये हम दोनों डेटर्स और आरडीडी हम दिखाने वाले हैं। तो हम पहले बैलेंस शीट क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमें ट्रांसफर करना होगा। मैं एक बार फिर रूल बता दूं, जितनी भी एसेट्स होगी, एसेट्स का मतलब डेबिट इफेक्ट होता है, तो एसेट्स डेबिट में जाएंगे, या तो रियलाइजेशन के डेबिट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या तो बैंक अकाउंट में। अब बोल रहे हो सर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैसे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में तब जाएगा जब कभी पार्टनर्स का अगर कैपिटल एसेट साइड दिया हो, तो उस समय हम वो जो है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं। और जो हमारी ये लायबिलिटीज होगी, ये सब क्रेडिट साइड जाएगी, या तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, या तो जो पार्टनर्स का लोन है उसके क्रेडिट साइड। यानी एसेट्स डेबिट साइड जाती है और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड जाती है। और जब ट्रांसफर करते हैं तो उसका सिर्फ वन इफेक्ट होता है, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देना, जब हम ट्रांसफर करेंगे we will give only one effect। तो चलो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स को देखो ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में। कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होगी? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। डेटर्स कौन सा अमाउंट? 17,600, यानी इनर कॉलम वाला अमाउंट। फिर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखिए ये आगे हम यहाँ पर, ये देखिए एसेट्स ट्रांसफर हो रही है। हम लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। देखिए सब एसेट्स मैंने लिखी है यहाँ पर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल। सबका अमाउंट हम इनर में लिखेंगे और प्लस करके हम फिर आउटर में लिखते हैं। मैंने बताया था इनर कॉलम का यूज कब होता है? जब मोर देन वन एसेट्स या मोर देन वन लायबिलिटीज होती है, तो उस समय इनर कॉलम का यूज किया जाता है। तो ये इनर कॉलम सिर्फ किसमें बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं बनता है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में भी इनर आउटर नहीं बनता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी इनर आउटर नहीं बनता है। हम सिर्फ इनर आउटर कॉलम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सब एसेट देखो ट्रांसफर हो गई। आप भूल मत जाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हम आरडीडी को भी लिख देंगे। देखिए ये लिखा है बाय आरडीडी, लेकिन हम पहले 2-3 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पहले क्या लिखनी होती है? लायबिलिटीज लिखनी होती है। तो इस सब में लायबिलिटी कितनी है? एक ही है, क्रेडिटर्स। तो आप 2 लाइन छोड़ के या 3 लाइन छोड़ के थर्ड या फोर्थ नंबर लाइन पे लिखोगे बाय आरडीडी अमाउंट 1,600। एसेट्स ट्रांसफर हो गई। बाकी रह गया बैंक अकाउंट। यहाँ गए हम बैंक अकाउंट में। देखो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे, ये बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 20,000। ये देखो 20,000 यहाँ हमने लिखा। अब हमारी सब एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अब हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज को देखो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो हम अभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल दिए हुए हैं रिद्धि और सिद्धि का। तो हम पहले पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, ये लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का 80,000, सिद्धि का 60,000। और उसके बाद हमें सब में दिया हुआ है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मैंने बताया, रिजर्व फंड क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स। और वो पार्टनर्स के
रेशो में, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया जाता है। हमने सम में किया है किसका, उनका कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। तो रिजर्व फंड को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। अब बोलोगे सर 2:1 में कैसे डिवाइड करते हैं? 2:1 कैसे डिवाइड करते हैं? जितना अमाउंट रहेगा, रिजर्व फंड है कितना 16,000, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे वृद्धि 16,000 इंटू, उसका रेशो क्या है 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2/3 एंड 1/3। 3 कहाँ से आया? 3 जो हमारा रेशो रहेगा उनको प्लस करेंगे। 2:1 का मतलब है 2 + 1 कितना होता है 3। तो ऊपर हम रेशो लिखेंगे, नीचे उसका टोटल लिखेंगे। तो वृद्धि का होगा 2/3 और सिद्धि का होगा 1/3। तो वृद्धि 2/3 और सिद्धि का 1/3। अब कितने अमाउंट हमको डिवाइड करना है? 16,000 को डिवाइड करना है दोनों पार्टनर्स में। तो बच्चों ऐसे करोगे आप, वृद्धि उसके बाजू में लिखोगे 16,000 इंटू 2/3, न्यू लाइन पे फिर सिद्धि इंटू सिद्धि 16,000 इंटू 1/3। तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। वृद्धि का आएगा 10,667 और सिद्धि का आएगा 5,333। जब भी कोई भी रेशो होगा हम ऐसे डिवाइड करते हैं। सपोज आपके सम में 3 पार्टनर्स दिए हैं और रेशो है 2:1। पार्टनर्स आर ABC और 2:1 का मतलब पहले हम तीनों को प्लस करेंगे। 2 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 5। तो रेशो कैसे होगा 2/5, 2/5 और 1/5। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं जो भी अमाउंट दिया है। सपोज आपको अमाउंट दिया है 15,000 और रेशो है 2:1, तो लिखेंगे 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 1/5। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अमाउंट आएगा 6,000, 6,000 और 3,000। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो अभी मैंने बताया रिजर्व फंड हम कैसे डिवाइड करेंगे 2:1 में, यानी 2/3 और 1/3। आगे आते हैं, दिया है सिद्धि लोन अकाउंट 4,000। हमने सिद्धि का अकाउंट लोन अकाउंट ओपन किया है। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, क्योंकि लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट इफेक्ट। देखिए अभी हमने सब क्रेडिट में लिखा। लायबिलिटी में पहले क्या था? पार्टनर्स का कैपिटल, फिर था रिजर्व फंड और अभी क्या आया? ये सिद्धि लोन। तो जितने भी लायबिलिटी होते हैं उसको जब ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब लास्ट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। ये आ गए यहाँ पर। हमने ऊपर 2-3 लाइन छोड़ी थी, लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटर्स 30,000 और एक ही लायबिलिटी ऐसे हम क्या करेंगे 30,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम कब यूज करेंगे? जब मोर देन 1 एसेट्स या मोर देन 1 लायबिलिटी होती है। ओके, क्लियर अप टू हियर? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलेंगे आगे। हमारी बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई है, हमारी बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर हो गई है, सब अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखेंगे एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट, The firm was dissolved on 31st March 2019. फर्म डिसॉल्व हो रही है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो। मैंने मीनिंग बताई। रियलाइज का मतलब है कैश रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द एसेट्स। हमने एसेट्स बेची है, फर्म ने एसेट्स बेची है और उनको पैसे मिल रहे हैं। क्या क्या आ रहा है उसमें? मशीनरी से 22,000, बिल्डिंग रुपीज 28,000, stock rupees 38,000 and debtors rupees 15,000. Firm is selling 4 assets and receiving the amount.
और उसकी जो एंट्री बनेगी उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हो जाएगा यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। देखो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, यानी आपके एंट्री में दो अकाउंट आ रहे हैं, एक आ रहा है बैंक, दूसरा आ रहा है रियलाइजेशन। तो इनके इफेक्ट भी कहाँ होंगे, एक इफेक्ट होगा बैंक में और एक इफेक्ट होगा रियलाइजेशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में हो जाएगा बाय बैंक, चारों एसेट्स हम लिखेंगे, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी, चारों का अमाउंट हम इनर में लिखेंगे। इनर में लिखने के बाद टोटल करके हम ले जाएंगे आउटर में। बिल्डिंग इज 28,000, डेटर्स 15,000, stock 38,000, machinery 22,000, total is 1,03,000। ये देखो 1,03,000 यहाँ पर आ गया आउटर कॉलम में। अब उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। एडजस्टमेंट का मतलब मैंने बताया डबल इफेक्ट होता है। अभी हमने एक इफेक्ट कहाँ पर दिया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अगर एक इफेक्ट क्रेडिट में हुआ तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर होगा, डेबिट में होगा। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी ऐसे ही चलती है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट और क्रेडिट, इसमें ही पूरा बीके आ जाता है डेबिट और क्रेडिट में। तो हमने बाय बैंक लिखा है क्रेडिट साइड, तो एक मतलब अकाउंट है रियलाइजेशन, दूसरा है बैंक। हमने रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा, तो देखो बैंक में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ये देखिए बैंक में आ रहे हैं, लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन अमाउंट 1,03,000। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। Here we shall write the total amount realized from the assets. एसेट से कितना अमाउंट मिला हम वो टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे। एक एक एसेट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम कहाँ पर दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, second adjustment is Riddhi took over the investment at rupees 10,000 and furniture at book value। मैंने बुक वैल्यू का मीनिंग बताया है। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। अब फर्नीचर का देखेंगे, बुक वैल्यू है कितना, फर्नीचर इज 24,000। यानी ये जो रिद्धि है वो इन्वेस्टमेंट भी ले रही है 10,000 में और फर्नीचर ले रही है 24,000 में। वैल्यू नहीं दी है लेकिन बुक वैल्यू बताया, मतलब जो बैलेंस शीट का अमाउंट है वही एसेट्स का हमें अमाउंट लेना होगा। फिर देखो एसेट्स की बात हो रही है, अगर एसेट्स की बात हो रही है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया दो बातें होती है, या तो एसेट्स मार्केट में बेची जाती है या तो कोई पार्टनर लेकर जाता है। ये जो ऊपर वाली एसेट्स थी हमने बेची थी, इसे हमने बाय बैंक लिखा। लेकिन अब पार्टनर लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, रिद्धि। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 10,000 और फर्नीचर 24,000, टोटल कितना हो गया 34,000। हमने लिखा बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 24,000, इनर कॉलम में टोटल 34,000। एक आ गया क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट होगा डेबिट में। मैंने आपको बताया हमेशा ऐसे ही चलता है बुक कीपिंग, एक डेबिट एक क्रेडिट। अभी हमने रियलाइज में क्रेडिट में क्या लिखा, बाय रिद्धि कैपिटल, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर होगा, रिद्धि कैपिटल में होगा। हमने क्रेडिट साइड लिखा तो देखो सेकेंड इफेक्ट आ गया यहाँ पर डेबिट में, ये आ गया डेबिट में यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिद्धि के अकाउंट में 34,000। इस तरीके से हमारा पूरा बुक कीपिंग चलता रहता है।
स्टूडेंट्स आ रहे समझ में, बाकी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। मैं सम करवा रहा हूँ, आपको मेरे साथ करते जाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप अपने साथ रजिस्टर, स्केल, पेन, पेंसिल सब रखो। जब सम स्टार्ट कर रहे हो उस समय आप खुद कॉलम ड्रॉ करो, अपना फेयर नोटबुक बनाओ बीके का, और उसके साथ साथ आप सम करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर पूरा सम किया हुआ है, समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद करोगे तो आपको समझ में भी आएगा हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो चलो, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। नाउ वी शैल सी द थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड इज Siddhi agreed to accept rupees 3,000 in full settlement after loan account. फॉर्म बंद हो रहा है। सिद्धि जो है उसका कैपिटल था, देखो ऊपर हमको दिया था, सिद्धि का लोन कितना था, सिद्धि का लोन था 4,000। अब सिद्धि क्या बोल रही है, मुझे 4,000 नहीं, बोले 3,000 दो, मुझे चलेगा, क्योंकि फॉर्म को पहले लॉसेस पड़ी हैं। भले आप 4,000 की जगह पर मुझे 3,000 दो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब सिद्धि को फॉर्म पेमेंट कर रहा है, यानी फिर बैंक जाएगा, पैसा जाएगा तो आ जाएंगे सीधा सिद्धि के लोन में। देखो उसको 3,000 मिल रहा है, तो एंट्री बनेगा सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक का मतलब होता है बैंक बैलेंस। जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, और जब पैसा जाता है क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश इज अ रियल अकाउंट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, सिद्धि के लोन पे कर रहे हैं, इसलिए एंट्री बन गई सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक मतलब यहाँ पर पैसे जा रहे हैं, हमने बैंक को क्रेडिट किया। सिद्धि को कितना मिल रहा है, 3,000 हम दे रहे हैं, तो 3,000 यहाँ पर हमने लिखा। अब एंट्री बन गई सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हमने सिद्धि के लोन में टू बैंक लिखा। अब एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट होगा। अगर हमने सिद्धि के लोन में टू बैंक लिखा तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। ये बैंक में आ गया, बाय सिद्धि लोन अकाउंट 3,000 पेमेंट कर रहे हैं, 3,000 रुपीज उसके लोन को पे कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे और एक एडजस्टमेंट नंबर 4। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 4,000 हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं। मैंने बताया डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं, जब फर्म बंद होती है उस समय जब हम एसेट बेचते हैं, तो एसेट्स को बेचने वाले कौन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं। जब हमको एसेट सेल करवा के देते हैं तो अपनी कुछ चार्जेस लेते हैं, अपनी कुछ कमीशन लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, जिसे हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अल्टीमेटली द कैश इज गोइंग आउट, पैसे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बैंक को क्रेडिट करेंगे। सिंपल है, अगर पैसे आ रहे हैं बैंक को डेबिट करो, पैसे जा रहे हैं बैंक को क्रेडिट करो, और फिर बैंक क्रेडिट होगा। हम और एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं, 5th नंबर, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट रिकवर। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमको नहीं मिला, लेकिन देखो यहाँ पर हमको और एक एसेट और एक लायबिलिटी हमारे सम में थी, ये वाली क्रेडिटर्स, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर नथिंग इज मेंशन्ड द पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, वी अज्यूम दैट लायबिलिटी इज पेड बाय द फर्म, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी कभी छोड़ेगी नहीं। उन्होंने हमको क्रेडिट दिया है तो वो पैसे लेने आ जाते हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन है सम में, तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे वो जो लायबिलिटी हम सेम अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं। अभी हम
30,000 किसको देने वाले हैं? क्रेडिटर्स को। फर्म 30,000 क्रेडिटर्स को पे करेगी और 4,000 किसे देने वाली है? वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को, यानी 30 प्लस 4 34,000 जाने वाले हैं। ये देखिए एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे जा रहे हैं बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स 30,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। फिर इनर कॉलम का यूज होगा क्योंकि मोर देन वन लायबिलिटी पे हो रही है, मोर देन वन एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000 क्रेडिटर्स, 4,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस, टोटल इज 34,000। अब है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट होगा, सेकेंड इफेक्ट कहां पर होगा? हमने रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक लिखा, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 34,000। इस तरीके से मैंने फिर बता रहा हूँ, पूरा बीके इस पे चलता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। एक में डेबिट होगा जो अमाउंट, दूसरे अकाउंट में वही अमाउंट क्रेडिट होता है। चलो हमारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। एक बार फिर लास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। बोलता जब हमको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं दी होती, हम एसेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। किस एसेट से कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, किसी एसेट्स के बारे में मेंशन भी नहीं होगा तो चलेगा। हमें मेन देखना है लायबिलिटीज को, सभी लायबिलिटीज को हमें पे करना होता है। और नीचे आपको दिया था प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिटी लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। नाउ वी शैल क्लोज द अकाउंट। अब जब क्लोज करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं, ये सिर्फ मैं बात डिसोल्यूशन एक्सपेंस टॉपिक की नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बीके की बात कर रहा हूँ। कोई भी आप अकाउंट क्लोज करोगे, उसका रूल क्या होगा? सबसे पहले दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करो, रफ टोटल करो और देखो बड़ा अमाउंट क्या आ रहा है। हमने जब टोटल किया तो हमने देखा डेबिट साइड हमारा आ रहा है 2,05,600 और क्रेडिट साइड कुछ कम आ रहा है। तो हम पहले दोनों साइड का देखेंगे। तो डेबिट साइड 2,05,000 है। अब चलो देख लेते हैं क्रेडिट साइड भी कितना है। मैं टोटल कर देता हूँ। क्रेडिट साइड सबसे पहले है 30,000 प्लस 1,600 प्लस 1,03,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000। टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 1,69,600 और डेबिट साइड का है 2,05,600। इसका मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है। जब डेबिट साइड ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला अमाउंट है दोनों साइड लिखेंगे। 2,05,000 हमने डेबिट में लिखा, ये 2,05,000 हमने क्रेडिट में लिखा। फिर बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को लेस करेंगे, यानी 2,05,600 माइनस 1,69,600। आंसर कितना आ रहा है? डिफरेंस इज 36,000। ये 36,000 हम इमीडिएटली ऊपर लिख देंगे आउटर कॉलम। यानी ये क्या हुआ? ये 36,000 क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। और लॉस किसका होगा? पार्टनर्स का। अगर प्रॉफिट पार्टनर शेयर करते हैं तो लॉस भी पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। और टॉपिक ही हमारा कौन सा है? डिसोल्यूशन। फर्म बंद हो रही है, उसका रीजन क्या रहता है? मेन लॉसेस। तो अभी ये 36,000 will be divided between the partners रिद्धि एंड सिद्धि, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ही दिया था हमको 2:1।
अब 36,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? मैंने पहले ही बताया 2:1 का मतलब होता है 2/3 जो रिद्धि का होगा, 1/3 जो सिद्धि का होगा। जो भी अमाउंट है वो लिखेंगे इंटू 2/3 और 1/3 करेंगे। तो जब 36,000 को 2/3 1/3 में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट्स क्या आएंगे? 24,000 रिद्धि का और सिद्धि का 12,000। उसके बाद ये क्रेडिट में था, तो ये जब ट्रांसफर होगा कहाँ पर ट्रांसफर होगा? ये डेबिट में यहाँ पर ट्रांसफर होगा। हमने क्या लिखा रियलाइजेशन में? बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर होगा? इमीडिएटली नेक्स्ट अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में। वहां पर क्रेडिट साइड था, यहाँ पर डेबिट साइड आ गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 24,000 रिद्धि में और 12,000 सिद्धि में। उसके बाद अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, फिर वही सेम रूल, दोनों साइड का टोटल करो, जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिखो, और जो कम अमाउंट है, जो कम साइड है वहां पर डिफरेंस चले जाएगा। अब देखो रिद्धि का जो क्रेडिट साइड ज्यादा है 80,000 और 10,667, तो आ जाएगा 90,667। और हम पहले एक एक को अलग अलग बैलेंसिंग करेंगे। पहले रिद्धि को करेंगे, उसके बाद सिद्धि को। अब रिद्धि का है क्रेडिट साइड ज्यादा 90,667, ये यहाँ पर आ जाएगा रिद्धि में 90,667। अब देखेंगे उसका डेबिट में कितना है। डेबिट में था एक 34 और एक था 24। 34 और 24 कितना होता है? 58,000। तो 90,667 माइनस 58,000, डिफरेंस विल बी 32,667। तो ये डिफरेंस में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और रिद्धि में लिखेंगे 32,667। अब आएंगे हम सिद्धि के अकाउंट में। सिद्धि का जो क्रेडिट है वो है 60,000 प्लस 5,333, टोटल आ जाएगा 65,333। अब इसका भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये अमाउंट डेबिट में वही आ जाएगा 65,333। डेबिट में उसका कितना है? 12,000। अब 65,333 माइनस 12,000 करेंगे, we will get 53,333। तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, वहां पर सिद्धि में लिख देंगे 53,333। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा? टू बैंक। तो हम बैंक में लिखेंगे यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल, यानी बाय रिद्धि कैपिटल 32,667 बाय सिद्धि कैपिटल 53,333। अब देखोगे आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, और बैंक अकाउंट इसमें टैली होना चाहिए, उससे ही पता चलेगा कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है। आज स्टूडेंट्स और एक पॉइंट मिस हो गई, वो हम करेंगे। वो क्या था? सिद्धि लोन अकाउंट। तो बिफोर क्लोजिंग एनी अकाउंट, यानी बिफोर क्लोजिंग अवर रियलाइजेशन अकाउंट, first we shall close the working notes. First we shall close the partners loan. Partners loan कौन है? सिद्धि लोन। इसके क्रेडिट में कितना था? 4,000, और हमने को पेमेंट कितना किया था? 3,000। बाकी जो 1,000 डिफरेंस है, यानी हम रियलाइजेशन को क्लोज करने से पहले हम सिद्धि लोन को यानी पार्टनर्स लोन को क्लोज करते हैं, और जिस साइड भी डिफरेंस आया वहां पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन। इसका क्रेडिट में था 4,000 और डेबिट में था 3,000, तो 1,000 क्या हो गया? यहाँ पर डेबिट में आया टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बन रही है? सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर रियलाइजेशन में ये जो 1,000 है वही है बाय सिद्धि लोन अकाउंट। तो रियलाइजेशन को भी क्लोज करने से पहले हमें क्लोज करना होता है पार्टनर के लोन को। तो पहले पार्टनर्स लोन क्लोज होगा, वो जो उसमें जो डिफरेंस आएगा
रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ही हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो बैंक अकाउंट लास्ट में आपका टैली होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना लेक्चर पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और सम के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।